आप सब लोग जुड़े हुए हैं और आप इसको लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि मैं पेज से लाइव कर रहा हूँ। ज़्यादा लोग प्रोफाइल पे ही वेट कर रहे होते हैं, तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तारा यानी कि शुक्र अब उदय हो गया है। जिसको कहते हैं तारा डूबा हुआ होना, तो शुभ कार्यों के जो मुहूर्त हैं वो नहीं मिल पाते। अब तारा जो है वो उदय हो गया है और 2 दिसंबर से विवाह के मुहूर्त भी शुरू हो गए हैं। संयम शर्मा, हार्दिक स्वागत। महेश नाथ शर्मा जी लिख रहे हैं ग्लैड टू सी यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए और इस लाइव को शेयर भी करते जाइए। तो तारा उदय हो गया है, 2 दिसंबर से विवाहों के मुहूर्त शुरू हो गए हैं। आप लोगों को भी, आपके घरों में भी निमंत्रण के कार्ड, इनविटेशन आने शुरू हो जाएंगे या हो चुके होंगे। आपको इससे पता चल जाएगा कि तारा शुभ होने से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो इसी शुक्र का संबंध है हमारे जीवन में इन शुभ कार्यों के साथ। खासकर जो भौतिक सुख है हमारे, आजकल तो वैसे भौतिकवाद का ही जमाना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में है हम सब लोग। तो भौतिक सुख हैं जो, उनका कारण ये शुक्र ग्रह है, जो जिसे हम माया भी कह सकते हैं, प्रभु की माया, भगवान की माया भी है ये शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा इसका। प्रभु स्वयं ही उलझाते हैं, स्वयं ही फिर परीक्षा लेते हैं, फिर देखते हैं किसको पार उतारना है। तो शुक्र ग्रह जो है तो लग्जरीज का कारक, भौतिक सुखों का कारक है, लेकिन प्रभु की ये माया भी है। माया को आप ऐसे समझ लीजिए कि कुंडली में जब शुक्र ग्रह की हम स्थिति देखते हैं तो बड़े ही ध्यान से उसका अवलोकन करना पड़ता है, बड़े ही ध्यान से। उसका कारण है कि 3 ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट रहते हैं। 3 ग्रह कौन कौन से? शुक्र, सूर्य और बुध। ध्यान से समझ लीजिए, शुक्र, सूर्य और बुध या तो आपको एक ही हाउस में नजर आएंगे अधिकतर, या फिर केवल एक हाउस दूर जा सकते हैं बस। बहुत कोई रेयर कुंडली होगी 0 और 30 डिग्री वाली, कि सूर्य 0 डिग्री पे है, शुक्र 30 डिग्री पे है, तो एक आधा घर क्रॉस कर जाए। बहुत रेयर देखता हूं मैं। जितनी भी कुंडलियां स्टडी करते हैं उनमें हम लगभग 98% शुक्र, सूर्य और बुध बहुत नजदीक देखे गए हैं। इसलिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह, इन दोनों का अवलोकन बड़े ही ध्यान से करना पड़ता है। चोपड़ा नितिन जी, आपका स्वागत है। राजीव कालिया जी, जय शिव शंकर, आपका भी स्वागत है। ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है, तो फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आप साथ साथ में मुझे जरूर बता दिया कीजिए। शुक्र ग्रह के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो शुरू भी मैंने अभी किया है, हार्डली 2 या 3 मिनट हुए हैं। तो शुक्र ग्रह का टॉपिक आप चलाएंगे आपके साथ। आपको गोचर के बारे में पहले बता दें कि कौन कौन से ग्रह इस समय कहां कहां पर गोचर कर रहे हैं। उससे भी आपको ज्यादा ज्योतिष की क्लियरेंस हो जाएगी, एस्ट्रोलॉजी की। आज की ही कुंडली बना लेता हूं मैं। अभी मेरे हाथ में ये पाम टॉप है, लीजिए। अभी इस समय 1 दिसंबर 2022 है, 20:50 यानी कि रात के 8:50 है। लुधियाना के हिसाब से मैं देख रहा हूं। तो कर्क लगन में हम बातें कर रहे हैं। लगन का स्वामी वैसे तो अष्टम आ गया है, इसको प्रश्न शुभ नहीं कहते, क्योंकि ये प्रश्न लग गया है कि लग्नेश 8वें घर में चला गया। हो सकता है हमारे इस लाइव में कोई डिस्टरबेंस हो या किसी प्रकार की, तो ध्यान से आज का सतर्क रहकर करेंगे। बाई चांस ये प्रश्न लगा लिया मैंने। चलिए, फिर भी मैं आपको बता दूं ग्रह कौन कौन से घरों में है। सबसे पहले शुक्र की ही बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रह इकट्ठे होते हैं। आज भी, इस समय भी ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में एक साथ हैं, 8 नंबर राशि में है और
बुध और शुक्र अभी भी शक्तिहीन है, अभी भी अपनी पूरी पावर में नहीं है। बुध ग्रह की बात करूं तो वो अस्त चल रहे हैं। शुक्र ग्रह अब अस्त तो नहीं है, लेकिन 2 दिसंबर से जैसे ही पहला मुहूर्त शुरू हो जाएगा विवाह का, तो काफी तेजी से असर दिखाएंगे। लेकिन शुक्र सूर्य के साथ जब रहते हैं तो प्रभावहीन से होते हैं, ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। और शुक्र, सूर्य और बुध इस समय भी तीनों 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में है। इनमें बुध और शुक्र अभी पूर्ण शक्ति में नहीं है। इसके अलावा शनि देव की बात करें तो मकर राशि में है शनि अब मार्गी हो गए हैं, जो कि पिछले लाइव में मैंने आपको बता ही दिया था। शनि अब अपने ही घर में मार्गी हैं, लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके विषय में थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पिछले लाइव में बता दिया था, और धीरे धीरे इसके ऊपर और भी टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे शनि के भी। बृहस्पति इस समय मीन राशि में है। गुरु ग्रह भी अब मार्गी अवस्था में है। शनि और बृहस्पति दोनों काफी देर तक इस बार वक्री रहे हैं, इसलिए संसार बहुत धीमेपन में चला जाता है जब ये दोनों शुभ ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन इस समय शनि भी अब मार्गी अवस्था में है और बृहस्पति भी अब मार्गी अवस्था में है। बृहस्पति यहां पर ध्यान से समझ लीजिए मीन राशि में है। राहु और केतु की बात अवश्य समझें, क्योंकि इन्हीं के कारण हमें कुंडलियों के दोष, जब कुंडली ना समझ आए तो फिर राहु और केतु की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि क्यों इंसान इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी कामयाब नहीं हो रहा, क्यों जीवन में हर हीला वसीला करने के बाद भी उसकी जेब ठन ठन गोपाल है, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, जीवन में उसको सुख शांति नहीं है, मन में उसके अशांति है। तो ये राहु और केतु का काम होता है। विशेषकर जिन कुंडलियों में चंद्रमा और बुध राहु और केतु से खराब हो, उनका तो अशांत रहना बनता ही है, क्योंकि वो भगवान के हाथ से लिखवा कर लाए हुए हैं। जिनका चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, बुध राहु या केतु के साथ हो, उनको मानसिक चिंता, मेंटल स्ट्रेस, एक तरफ का सिर दर्द होना, अचानक वो वाले 2.25 दिन महीने के बहुत भारी होते हैं, जब सचमुच चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ और केतु के साथ हो। तो राहु और केतु की बात जरूर समझ लीजिए। इस समय राहु ग्रह अभी तो मेष राशि वालों को परेशान कर रहे हैं, और केतु ग्रह तुला राशि वालों को। राहु और केतु मेष और तुला में रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक अभी यही रहेंगे। लगभग 1 वर्ष का गोचर अभी राहु और केतु का मेष और तुला में ही है। एक ग्रह अभी वक्री है, ध्यान से समझ लीजिए, मंगल ग्रह। झगड़ों का ग्रह, युद्ध का ग्रह, अग्निकांड का ग्रह, गोली कांड का ग्रह। बार बार अगर आपको न्यूज चैनल्स में, टीवी चैनल्स में अग्निकांड की न्यूज ज्यादा सुनाई दे, समझ लीजिए मंगल कहीं ना कहीं दंगल कर रहे होते हैं। मंगल है तो मिथुन राशि के गोचर में, लेकिन अब पीछे चलते हुए, वक्री चलते हुए इस समय वृष राशि में आ चुके हैं। तो मंगल के बारे में मैंने अभी नोट किया था। हाँ, 12 जनवरी 2023 को मार्गी होंगे अब वृष राशि में, और फिर जब सीधा चलेंगे तो 12 मार्च को मिथुन में दोबारा प्रवेश करेंगे। ना तो ये वक्री वृष में अच्छे और ना ही सीधा चलते हुए मिथुन में अच्छे, क्योंकि मंगल बुध के घरों में शुभ फल कभी नहीं दे पाते, और बुध मंगल के घरों में शुभ फल नहीं दे पाते। जो लोग मेरी तरह ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इस नुक्ते को, इस टिप को याद रख लीजिए। मंगल बुध के 2 घरों में, मिथुन और कन्या में, कभी शुभ फल नहीं दे पाते। बुध मंगल के 2 घरों में कभी शुभ फल नहीं दे पाते। मंगल के कौन से 2 घर? मेष और वृश्चिक। और बुध और मंगल अगर एक ही हाउस में हो तो वो राहु को जन्म दे देते हैं। समझ लीजिए उन कुंडलियों में 2 राहु हैं, जिनमें एक तो राहु महाराज सचमुच है, एक मंगल और बुध भी एक साथ है। बहुत ही ये एक ऐसा नुक्ता है जो बहुत कुंडलियों की रिसर्च के बाद मैंने समझा। तो इसको कल्याण सिंह जी राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, 3 बार राम राम जी। कल्याण सिंह जी ने 3 बार राम राम भेजी, उनको सादर राम राम। रश्मि बंसल जी राम राम। आप लोग जो लोग लेट जुड़े हैं,
आप सबका स्वागत है आज के ज्योतिष संसार कार्यक्रम में, फेसबुक लाइव में। आज हमने शुक्र ग्रह की बातें करनी है अभी, क्योंकि ऑडियंस 35 तक पहुंची है, तो इसलिए मैं गोचर बता रहा हूं। अभी शुक्र की बातें शुरू करेंगे, जो लोग लेट आए हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह की बात मैं बता रहा था कि मंगल और बुध का आपस में बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। बुध के घरों में मंगल शुभ फल कभी नहीं देते, और मंगल के घरों में बुध भी कभी भी शुभ फल नहीं देते। इसलिए थोड़ा जब भी हम जन्म पत्रियों को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। हिमानी टंडन जी ने कोई अपनी पर्सनल कुंडली डाली है। हिमानी जी, आपको व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा। प्रदीप ढल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नवनीत कालिया, आपका हार्दिक स्वागत है। रवि शर्मा जी और राजकुमार जी, वंदना गुंबर जी, आप सबका स्वागत है। आप जो लाइव देख रहे हैं ना, इसको शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं इस समय अपने पेज से लाइव हूं। लोग मेरे को प्रोफाइल पे वेट कर रहे होंगे, जो मेरी प्रोफाइल है। आप इसको अपने बीच में एक ऐड आई है, ये वशीकरण वालों की, इनको ट्राई मत कीजिएगा। बड़े खतरनाक लोग होते हैं, लोगों से लाखों रुपया खा जाते हैं। बकरा बलि चढ़ाएंगे, ऊंट बलि चढ़ाएंगे, शमशान में हमने पूजा करनी है। बहुत खतरनाक। बीच में किसी बंदे ने अपना ऐड सा शेयर किया है, इसको लानते डालिए। दविंदर शर्मा जी राम राम। ममता सचिन सिसोदिया जी राम राम। अमित त्यागी, हार्दिक स्वागत है। बच के रहिएगा, बीच में एक वो आई है ऐड सी, इसको वो कौन सा आप भेजते, एंग्री स्माइली, इसके ऊपर जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। अच्छा, मंगल की बात कर रहा था, उसको याद रखिएगा। इसको जल्दी जल्दी बात को खत्म करता हूं कि मंगल इस समय वक्री है, शुभ फल नहीं देते। वक्री मंगल युद्ध, लड़ाई झगड़े के आसार होते हैं, ऑपरेशन के, एक्सीडेंट के, बुखार का भी कारण बनते हैं। मंगल जब खराब हो तो बहुत बुखार चढ़ता है, लोगों को शरीर तपने लग जाता है। तो ये चीजें सारी आपको अपने आसपास के माहौल में, परिवार में, बच्चों में देखा कीजिए। अगर किसी को लगे ऐसी समस्या आ रही है, तो बहुत आसान सा उपाय मैं करवाता हूं। साबुत मसूर की दाल दान किया कीजिए, इसे अशुभ मंगल कहा जाता है। साबुत मसूर की दाल, अगर हेल्थ खराब चल रही है इन दिनों में, विशेषकर मंगल संबंधित, यानी कि रक्त विकार हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ये सब मंगल के कारण होता है। शरीर में ताप बढ़ जाना, तो साबुत मसूर की दाल खानी नहीं चाहिए उन दिनों में, क्योंकि ये हाई बीपी कर देती है। फिर हाँ, डाउन करने के लिए, सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप इसका डोनेशन कर सकते हैं किसी मजदूर को, लेबर को। देखिए कितना जबरदस्त है ये विज्ञान, जो ज्योतिष है। मेहनत कश के लिए इस दाल की कीमत जो है, महंगे महंगे विटामिन से भी ज्यादा है, समझ लीजिए। उनको इसकी जरूरत है, किसी मेहनत कश को, जिसने फावड़ा चलाना है, रेहड़ी चलानी है, जोर लगा के काम करना है, ईंटें उठानी है, बजरी उठानी है, उनके लिए तो ये एक पावर का काम करती है। और जनरली जब शरीर में कोई कष्ट आता है मंगल संबंधित, तो उनसे उपायों में लिखा हुआ है कि डोनेट करवानी चाहिए। किसको? मेहनत कश को, सीधा सीधा लिखा हुआ है उन्होंने। तो कितना जबरदस्त ये विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है कि किसी की तो वो जरूरत है, किसी की जरूरत है, और किसी के लिए वो इलाज है। दोनों का काम संवर जाता है। ये ईश्वर की कृपा है। इसी को ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, वैदिक विज्ञान कहते हैं, ऋषि मुनियों का ज्ञान कहते हैं। तो जिन जिन लोगों को ऐसी समस्या, रक्त संबंधित समस्या या बुखार की समस्या आ रही है, ज्वर हो रहा है जिनको, वो साबुत मसूर की दाल मंगलवार के दिन दान करते रहें, जब तक मंगल ग्रह ये वक्री मार्गी का खेल खेलता हुआ वृष राशि से नहीं निकल जाता, मिथुन से नहीं निकल जाता। उसके बाद भी कर्क राशि में भी नीच हो जाना है मंगल, तो काफी देर तक मंगल का ये दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये आपको मैंने 8 ग्रह बता दिए हैं कि मंगल तो है वृष राशि में वक्री, राहु मेष राशि में है, थोड़ा सा ध्यान से रहें, सतर्क रहें मेष वाले। केतु तुला राशि में है, वो भी थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि राहु केतु संघर्ष और मुसीबतों का कारण बनते हैं। बृहस्पति अब शुभ अवस्था में है, मीन राशि में है, अच्छा फल देंगे। धनु और मीन वालों के ये स्वामी भी होते हैं, उन दोनों को अच्छा मिलेगा। शनि ग्रह मकर राशि में मार्गी हो गए हैं, अपना नॉर्मल और मध्यम फल देंगे, क्योंकि शनि
मकर और कुंभ दो राशियों के स्वामी हैं, दोनों के लिए शुभ प्रभाव है। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनिदेव अधिक शुभ फल देने वाले हैं पूरे संसार के लिए। ये राहत भरी बात है कि शनि 30 वर्ष बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 3 ग्रह इकट्ठे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य तो फिर मान सकते हैं कि अपने मित्र मंगल की राशि में है, लेकिन यहां पर बुध मंगल की राशि में शुभ नहीं है और ना ही उसके साथ शुक्र भी शुभ नहीं है। तो आज का जो टॉपिक हमारा शुक्र का है, जो 2 राशियों का स्वामी होता है, वृष राशि और तुला राशि। इन दोनों के ऊपर अभी समस्याएं चलेंगी, क्योंकि शुक्र अभी सूर्य के साथ है और सूर्य के साथ शुक्र की पावर इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। केवल मुहूर्त के लिहाज से, क्योंकि तारा उदय हो गया है इसलिए विवाह मुहूर्त निकलने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पर्सनल मैन टू मैन जन्म पत्रियां देखें तो अभी तुला राशि और वृष राशि, इन दोनों के लिए शुक्र इतना पावरफुल नहीं है। वैसे भी मिथुन राशि और तुला राशि के ऊपर शनि का ढैया चल रहा है, 17 जनवरी तक चलेगा, यह भी ध्यान रखें। आपको चलिए यह भी जानकारी दे देता हूं जब तक हमारी ऑडियंस में 50 हो जाएंगे, 46 हो गए हैं। इस समय जो शनिदेव की मकर राशि की स्थिति है उसके कारण 7.5 और ढैया का जो प्रभाव है वो भी आप समझ लीजिए। 17 जनवरी 2023 को शनि अब कुंभ राशि में जाएंगे। जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो मीन राशि पर 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा, पहला ढैया, ठीक है। और धनु राशि वालों की 7.5 कंप्लीट हो जाएगी। 17 जनवरी को धनु राशि वालों को ये मुक्ति मिलेगी 7.5 के संघर्ष से, लेकिन मीन के ऊपर पहला चरण शुरू हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा चरण इसको समझ लीजिए, कुंभ के ऊपर दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 17 जनवरी से, मकर के ऊपर तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और मीन के ऊपर पहला 17 जनवरी से। तो मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इनके ऊपर अब 7.5 रहेगी। धनु वालों की 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। 2 राशियों के ऊपर शनिदेव का ढैया भी चल रहा है। जो काम शनिदेव 7.5 साल में करते हैं, संघर्ष भी कराते हैं, परेशानियां भी आती हैं जीवन में, फिर सफलता भी मिलती है जाते हुए, वो ढैये में 2.5 साल में ही कर देते हैं। इस समय 2 राशियां ढैये में भी उलझी हुई हैं, एक है मिथुन राशि और एक है तुला राशि। ये लोग भी ध्यान से समझ लें कि 17 जनवरी को मिथुन राशि और तुला राशि वाले भी फ्री हो जाएंगे। फिर ढैया किस पे शुरू होगा? वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी समझनी होती हैं। शनि की 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा उच्च का बुध है, उच्च का बृहस्पति है, उसकी दशा चल रही है, लेकिन हमें वो ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही जो ये एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिषी, ये पंडित या ज्योतिषी किताब बताती है कि जब उच्च बृहस्पति की दशा आएगी तो ये होगा वो होगा। तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि किसी ने एक्सीलेटर के साथ ब्रेक के ऊपर भी पैर तो नहीं रखा हुआ, या हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी तो नहीं चला रहे। ये 7.5 और ढैया हैंड ब्रेक होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हम रेस भी दे रहे हैं, तेल भी डलवा रहे हैं, सर्विस भी करवा रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं आ रही, पिकअप नहीं आ रही। तो ये शनि महाराज का कमाल होता है, चुपचाप पर्दे के पीछे ये खेल चलता है। लेकिन क्योंकि ज्योतिष अब आपके लिए है, सबके लिए है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने जो अनुभव है आपसे साझे करता रहता हूं। जो मैंने सीखा अपने गुरुओं से, बहुत सारे लोगों के कुंडलियां देख देख कर एक्सपीरियंस गेन किया, वो आपके साथ मैं साझा करता रहता हूं। उसे आप समझ लीजिए कि जब आपके शुभ ग्रह की महादशा हो और वो आपके त्रिकोण का स्वामी भी हो, कुंडली में भी मजबूत दिखाई दे रहा हो, ना अस्त हो ना वक्री हो, फिर भी आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे शनिदेव अपना खेल खेल रहे हैं। और यह खेल अभी तुला राशि, मिथुन राशि के ऊपर ढैया के रूप में रहेगा, धनु, मकर और कुंभ के रूप में अभी 7.5 के एक एक चरण के रूप में रहेगा। 17 जनवरी को यह समाप्त होगा, तो मीन राशि वालों पे शुरू हो जाएगी 7.5 और मिथुन तुला का ढैया खत्म होके कर्क और वृश्चिक पे शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये था ग्रहों का गोचर।
अब इस गोचर के पेज को रख देते हैं एक साइड पे, ठीक है। अब आज 47-45 तक पहुंच गए, चलो बहुत बढ़िया ऑडियंस है। अब आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है शुक्र ग्रह। इस विषय को आप ध्यान से समझें, क्योंकि शुक्र का जिक्र इसलिए मैंने छेड़ा है। तारा डूबा हुआ था, तारा अब उदय हो गया है। शुभ मुहूर्तों के, विवाह के मुहूर्त, मुंडन के मुहूर्त, गृह प्रवेश के मुहूर्त अब निकलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को भी पार्टीज के, वेडिंग्स के निमंत्रण कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि शुक्र ग्रह अब जाग गया है। लेकिन ये एक ओवरऑल बात है कि शुक्र जाग गया है और अब शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। आपको और मुझे, हमारा इंटरेस्ट अपनी जन्मपत्रियों में है, अपने जीवन साथी की जन्मपत्री में है, अपने बच्चों की जन्मपत्री में है, अपनी पर्सनल बातों में है हमारा इंटरेस्ट जो है, ठीक है ना। तो वहां पर शुक्र की स्थिति को कैसे समझा जाए, पहले तो यह समझ लीजिए, जितने भी लोग अपने जीवन में आर्थिक रूप से कमजोरी महसूस करते हैं, जीवन में संघर्ष महसूस करते हैं, वो अपनी कुंडली का शुक्र अवश्य देखें कि नीच राशि में तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, राहु और शुक्र का स्त्री श्राप तो नहीं है कुंडली में। अगर शुक्र किसी भी प्रकार से खराब है, अधिकतर शुक्र सूर्य और बुध के साथ होता है, इनमें से भी कोई ग्रह अगर नीच हुआ तो भी उसका दूषित प्रभाव आपके शुक्र पे आ जाएगा। मान लीजिए आपका बुध नीच हुआ मीन राशि में, वहीं पर सूर्य और शुक्र भी हुए तो भी ये खराब हो जाता है शुक्र। मान लीजिए आपका सूर्य नीच हुआ 7 नंबर तुला राशि में, ध्यान से समझिए, सूर्य नीच हुआ, उसके साथ अगर बुध और शुक्र है तो भी दोनों दूषित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही बारीकी से देखा जाता है कि इस कुंडली का शुक्र प्रभाव कैसा देगा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं कि हमारे जो लव लाइफ होती है, लव अफेयर्स होते हैं, उनमें चीटिंग की संभावना बन जाती है, दिल टूटने की संभावना बन जाती है, वन साइडेड लव की संभावना बन जाती है, जो पोजेसिवनेस होती है वो बढ़ जाती है एक तरफ से, एंजाइटी बढ़ जाती है एक तरफ से। उन कुंडलियों में ही होता है जिनमें शुक्र या तो नीच बुध के साथ हो या नीच सूर्य के साथ हो। सूर्य के निकट तो जब शुक्र अस्त या वक्री हो गया तो समझ लीजिए आपके अंदर पोजेसिवनेस, एंजाइटी बढ़ेगी। ये बहुत कीमती टिप्स हैं, नुक्ते हैं, जो बहुत बारीकी से ढूंढ कर आपको मैं बता रहा हूं। और ये खराब हुआ नहीं तो आपके जीवन में ये जो शुक्र से मिलने वाले शुभ प्रभाव होते हैं ना, विशेषकर आंतरिक सुख, रोमांस का सुख, रोमानियत, वो दूर हो जाती है, वो गायब हो जाती है, वो नहीं मिलती फिर। उसमें सूर्य, बुध और शुक्र, अगर ये तीनों इकट्ठे हैं, सूर्य शुक्र के साथ है, दो इकट्ठे हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए ये परेशानी का संदेश है जो मैं बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से इन बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, बीच में बहुत सारे लोग हैं अपनी पर्सनल जन्म पत्रियां की वो डिटेल डाल रहे हैं। कोई पूजा स्वामी है, कम से कम 12-15 बार वो डाल चुकी है, पूजा स्वामी 23 जनवरी 87। जो भी लोग यहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स डाल रहे हैं, अभी किसी सुनीता कालरा ने भी डाल दी है पानीपत, मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर जन्म पत्रियां नहीं देख रहा भाई। किसी की जन्म पत्रियां मैं यहां पर बैठकर नहीं देखता कभी भी, ना ही यहां पर बैठकर मैंने आपको बताना है आपका बच्चा कब होगा, आपकी शादी कब होगी, आप फॉरेन कब जाएंगे। असल में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इस काम के लिए होता नहीं है कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, विदेश कब जाऊंगा, नौकरी कब लगेगी। इस काम के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। वैदिक ज्योतिषी है हम कोई लाल किताब के जादूगरियां नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको लिखने का कोई फायदा नहीं है। एक तो मैं यहां जन्मपत्री देखता नहीं हूं। अगर आपने हाउ टू मैनेज योर लाइफ एज योर प्लैनेट्स, ध्यान से समझ लीजिए,
एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाउ टू मैनेज योर लाइफ एज योर प्लैनेट्स। अगर आपने ये जानना है तो आपको प्रोफेशनल वे से मेरे व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा। वहां आप अपनी ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दीजिए, तो वहां पर आपको यह बताया जाएगा कि आपके ग्रह कैसे हैं और इन्हें मैनेज कैसे करना है, ट्यून कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप कहें जी मेरा फॉरेन जाने का योग बता दीजिए कि कब है, या बन जाए, प्रेम विवाह हो जाए, लड़का पैदा हो जाए। यहां से ये चीजें नहीं होंगी, होती भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये चीजें होती भी नहीं है, इसको याद रख लीजिए। इसी के कारण इस महान विद्या को बहुत ज्यादा अंधकार में ले गए हैं लोग, क्योंकि इसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। आपको अपनी कुंडली के ग्रह जानने हैं कैसे हैं, आपके जीवन में सफलता का मीटर कैसा रहेगा, और उन ग्रहों को शुभ या अशुभ प्रभाव को दूर करके अपने आप को कैसे हम कायम कर सकते हैं, उसके लिए ये ज्योतिष है। और उसके लिए ये मंच भी नहीं है। यहां पे बैठ के ना तो आपको मैं शादियां बताने वाला हूं, ना बच्चे बताने वाला हूं। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप आप प्रयोग कीजिए, वहां पर अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस भेजिए। आपकी जो भी समस्या आप पूछना चाहते हैं उसका एक वॉइस मैसेज बना दीजिए, तो वहां पे आपको प्रोफेशनल वे से सारी कंसल्टेंसी मिलेगी। यहाँ पे आपकी और मेरी जो बातें हो रही हैं एक स्टूडेंट की तरह हो रही हैं, और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्योतिष में रुचि है, एक विद्यार्थी की तरह। अगर आप क्लाइंट बनना चाहते हैं तो सीधा व्हाट्सएप में जाइए, ठीक है ना। चलिए, शुक्र ग्रह की बातें कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि शुक्र अगर सूर्य और बुध के साथ है तो उसकी पोजीशन को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ता है। अगर ये शुक्र वक्री है, या शुक्र अस्त है, या शुक्र नीच के सूर्य के साथ है, या शुक्र ये नीच के बुध के साथ है, तो समझ लीजिए ये भी आपके जीवन में पूर्ण सुख देने वाला शुक्र नहीं है। शुक्र का संबंध जो है हमारे जीवन के अंदर रोमांस, रोमानियत के साथ है, सुंदरता के साथ है, आंतरिक खुशी के साथ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ है, भौतिकवाद के साथ है। समझते ना, सुंदर चेहरा, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया पार्टनर, इसका संबंध शुक्र के साथ है। बहुत सारे लोग अधिक धन को शुक्र के साथ जोड़ लेते हैं। अब एक बात मैं आपके साथ यह भी साझी करने वाला हूं, पैसा, अमीरी, इसके लिए बृहस्पति भी देखा जाता है। फाइनेंस का ग्रह जुपिटर है। शुक्र अगर किसी का नीच हुआ या शुक्र किसी का उच्च हुआ, इन दोनों का भी आप पहले फर्क समझ लीजिए। शुक्र अगर किसी का उच्च हुआ तो वो लॉयल टू वन पार्टनर होता है। लॉयल टू वन पार्टनर यानी कि एक पत्नी या एक पतिव्रता, जैसे भगवान राम लॉयल टू माता सीता जी, समझ गए। जिनका शुक्र बढ़िया अच्छा होगा वो लॉयल टू वन पार्टनर होगा। पैसा है या नहीं है इसका संबंध इस बात से नहीं है। जिनका शुक्र नीच होगा, अब ध्यान से समझ लीजिए, उनके होंगे मल्टी पार्टनर्स, बार बार अफेयर टूटना, बार बार शादी टूटना। अमीर हो सकते हैं वो लोग, ध्यान से समझ लीजिए। वहां पर पैसा हो सकता है, नीच शुक्र वाला अमीर हो सकता है क्योंकि वो जुपिटर देखा जाता है वहां पर। लेकिन लोग कहते हैं मेरा शुक्र उच्च है पंडित जी, लेकिन जो बातें होती हैं वो तो है नहीं है, क्योंकि वो बातें ही गलत आपके दिमाग में घुसाई गई हैं कि उच्च का शुक्र हो तो बड़ा ये हो जाएगा, गाड़ियां हो जाएंगी, बंगले हो जाएंगे। नहीं होता भाई। उच्च का शुक्र का मतलब होता है भगवान राम जैसा आपका मनोभाव होगा। एक पार्टनर, वन पार्टनर, लॉयल टू वन पार्टनर, संतुष्टि, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। समझ गए। नीच का शुक्र होता है एंजाइटी, वक्री शुक्र होता है एंजाइटी, अस्त शुक्र होता है एंजाइटी, हाय मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मेरा हो जाए। और वो फिर मल्टी पार्टनर्स में इंसान अपने चरित्र को कहीं का कहीं ले जाता है। पैसा भी हो सकता है, उसके बाद गाड़ियां भी हो सकती हैं, सुंदर वस्त्र, कपड़े हो सकते हैं। नीच का शुक्र, तो पहले तो इसको आप समझ लीजिए। लोग उच्च शुक्र को ये वाला समझने लग जाते हैं, चाहते वो जीवन में नीच शुक्र की बातें हैं कि हमारे साथ मल्टी रिलेशनशिप हो और पैसे ये वो है ना, दिखावा बहुत
चाहते हैं नीच शुक्र वाली बातें और कुंडली में कहते हैं उच्च शुक्र होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो पहले तो आप ये एक दिमाग की खिड़की खोलिए कि उच्च शुक्र मतलब संतुष्टि, वन पार्टनर लॉयल्टी। नीच शुक्र मतलब एंजाइटी, आतुरता कि हाय मेरा पार्टनर, मेरा लवर, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड हाथ से निकल गई, आ ना जाए, चली ना जाए, उससे ना बात करे, हाय मेरे जेलसी होनी शुरू हो जाती है। वो होते हैं वक्री शुक्र वाले, नीच शुक्र वाले, अस्त शुक्र वाले। तो पहले इसको आप समझ लीजिए। तो ये शुक्र है भाई, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। इसको प्रभु की माया कहा गया है, माया, उलझाने वाला जाल। तो शुक्र का संबंध जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर चलेंगे तो वो आर्ट्स के साथ है, रोमांस के साथ है, म्यूजिक के साथ है, फिल्मों के साथ है, गाने के साथ है, डिजाइनिंग के साथ है, फैशन के साथ है, आज के युग में इंटीरियर डेकोरेशन के साथ है। घरों में, ऑफिसेज में जो एम्बियंस होता है ना, वो आपको मोहित करता है। जिसको मोहित शब्द कहते हैं वो भी शुक्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये शुक्र जो है ये माया का जाल है। देखते ही किसी चीज के ऊपर आकर्षण आ जाना, उसके ऊपर फिदा हो जाना, वो उसको शुक्र कहा जाता है। वेडिंग प्लानर जो हैं वो भी शुक्र का ही कार्य करते हैं। वेडिंग प्लानर शुक्र का कार्य करते हैं। पार्टी हॉल्स, किटी हॉल्स, मैरिज हॉल्स, ये सब शुक्र का कार्य है। ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट, ये सब शुक्र का कार्य है। फिल्म आर्टिस्ट सब शुक्र वाले हैं। थोड़ा नीचे आ जाएं तो जितनी बुटीक चलती है, बुटीक्स का काम जो है वो शुक्र का काम है। डिजाइनिंग यहां पे आ गई, क्योंकि मैं लुधियाना शहर में रहता हूं तो यहाँ पे हौजरी का ये शहर है। टी शर्ट्स के ऊपर आप देखेंगे बड़े बड़े डिजाइन छपे होते हैं, नाम छपे होते हैं, फोटो छपी होती है। पूरे वर्ल्ड में हम ही भेजते हैं लुधियाना वाले। तो डिजाइनिंग यहां पर आ गई, वहां पर शुक्र का खेल है। ऑर्नामेंट की डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, गहनों की डिजाइन, रिंग कैसे बनेगी, हार कैसे बनेगा, लॉकेट कैसे बनेगा। जैसे ये मैंने लॉकेट पहना तो इसके डिजाइन में 3 इकट्ठे कर दिए उन्होंने, मंगल भी, सूर्य भी, बृहस्पति भी, त्रिशक्ति बना दिया। ये उसी का काम है जिस कारीगर का शुक्र बढ़िया है। तो शुक्र ग्रह जो है वो आपको इस तरह आर्टिस्टिक लाइन में ले जाता है, क्रिएटिविटी माइंड हो जाता है आपका। बचपन में बच्चों को देख सकते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी होगी, पेंटिंग अच्छी होगी, गाने की आदत होगी, जिनको एक्टिंग करने की जिनको आदत होगी, नकल उतारने की, मिमिक्री करने की आदत होगी, तो आप कह सकते हैं उनमें शुक्र का एक रोल होता है। और भी ग्रह देखे जाते हैं, जैसे मिमिक्री वर्ड यूज किया मैंने, उसमें बुध भी देखा जाता है। गाने में भी बुध देखा जाता है क्योंकि बुध वाणी का कारक है। तो ये सारी चीजें एक ग्रह से तो नहीं तय होती, लेकिन ये मेजर ग्रह है उसका। तो आपको देखना पड़ेगा आपका जो जीवन है वो कैसा है, आपका भौतिक सुख है वो कैसा है, आपकी लव लाइफ कैसी है, आपके लव अफेयर्स कैसे रहे। आपकी मैरिज लाइफ भी शुक्र से ही देखी जाती है। पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है, जो फिजिकल रिलेशनशिप है, उसका भी मालिक ये शुक्र ग्रह ही होता है। आकर्षण का भी शुक्र ग्रह मालिक है और फिजिकल रिलेशनशिप का भी शुक्र ग्रह ही मालिक होता है। संतान उत्पन्न करने की शक्ति, स्पर्म काउंट, पुरुष की शक्ति स्पर्म काउंट में है, वो शुक्र ग्रह बढ़िया होना चाहिए। तो जाके आपके घर में औलाद, और स्पर्म के अंदर भी बड़ी शक्ति होती है मेल और फीमेल की। यहां पर बैठ के मैं सारी बातें नहीं खोलना चाहता, उसके लिए आप व्हाट्सएप में जाइएगा, क्योंकि बात घूम जाएगी, फिर लड़का होगा या लड़की होगी, टॉपिक ही कहीं और चला जाएगा। स्पर्म पावर जो है पुरुष की वो शुक्र है। महिला के अंदर जो यौन अंग है, जिसमें बेबी को यूट्रस में स्थान मिलता है, गर्भ मिलता है, वो शुक्र ग्रह, ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है महिला को संतान उत्पन्न करने की। वो शुक्र ग्रह है जो बीज उत्पन्न होता है। तो परिवार का सुख जो बढ़ता है आगे, वो शुक्र से बढ़ता है। औलाद उसको कहा गया है, संतान उसको कहा गया है, और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। उसके स्पर्म में पावर होनी चाहिए पुरुष के, और महिला की गर्भाधान, बच्चा दानी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सब कुंडलियां बता देती हैं आपकी, शुक्र बता देता है आपका। कुंडली के
5वां घर, 6वां घर, 7वां घर, 8वां घर, ये सारी जानकारी दे देते हैं। इसीलिए जब लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, अब तो कंप्यूटर में ऐप्स आ गई हैं, घर में बैठ के देख लेते हैं, 19 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, कर दो, पंडित जी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के ये गुण गण मिलाने के बाद भी डाइवोर्स हुए हैं। उसका रीजन हमें पता है। ये गुण मिलाने के बाद भी औलाद नहीं होती, ये गुण मिलाने के बाद भी आपस में दिल नहीं मिलते, झगड़े रहते हैं। उसका रीजन है कि आप ये जो एप्स आ गई हैं इनके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर गए हैं, बेसिक नॉलेज से दूर जा रहे हैं। जब आप दो बंदों की जन्म पत्री मिलाते हैं, लड़का लड़की की, तो अगला स्टेप क्या होता है? संतान का पंचम भाव देखते हैं हम कुंडली में कि 5वां घर कैसा है, उसमें कोई राहु केतु जैसा ग्रह तो नहीं है, या पंचमेश 6, 8, 12 में खराब तो नहीं हो गया कि गुण तो दिखा दिए इसने, 19 मिल गए, 20 मिल गए, 25 मिल गए। अगर वहां राहु केतु जी बैठे हुए हैं तो वो औलाद की तरफ से समस्या देंगे। सेकंड हाउस, वाणी के घर में शनि तो नहीं बैठा, राहु तो नहीं बैठा, ये तो गंदी भाषा प्रयोग कर सकता है या नशे कर सकता है, या लेडी की कुंडली में उसकी भी भाषा वैसी ही हो सकती है। वो गुण मिलाने के बाद की बातें हैं। आपस का संबंध कैसा होगा, 12वां घर कैसा है, आपस का इनको सुख मिलेगा, बेडरूम प्लेयर्स कर सकेंगे, भोग का सुख है इसमें, सेक्स प्लेयर कर सकेंगे, संभोग का आनंद ले सकेंगे, और 12th हाउस से पता चलता है। 7वें घर में कौन है? राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगलिक तो नहीं है। ये पता चलता है कि इनका आपस में संबंध कैसा होगा, क्योंकि वो पति या पत्नी जीवन साथी का घर है। अगर वहां गर्म ग्रह चला गया, सूर्य या मंगल, तो झगड़े होंगे। राहु चला गया तो एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे, केतु चला गया तो वैसे मल्टी पार्टनर्स का योग बन जाता है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा कीमती हैं कि गुण मिलाने के बावजूद भी अगर इन चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो बाद में लोग कहते हैं चंगा पंडितों ने कुंडलियां मिलाई थी फिर भी तलाक हो गए। तो ये कमियां दोनों तरफ है, पूछने वाले में भी, बताने वाले में भी। तो ये चीजें ध्यान से आप समझें। ये वो निचोड़ है एक्सपीरियंस का, अनुभव का, जो पिछले 20 वर्ष में मैंने इकट्ठा किया है, वो आपके साथ लाइव के साथ मैं बांटता रहता हूं। तो शुक्र के बारे में आपने जानकारियां समझ ली हैं। शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में बुध के और सूर्य के साथ है। यहां पर शुक्र 5 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में, क्योंकि सूर्य के साथ है इसलिए अधिक पावर में नहीं माने जाते। ठीक है, सूर्य यहां पर 16 दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक राशि में। बुध ग्रह 3 दिसंबर को निकल जाएंगे, 2-3 दिन बाद। बुध ग्रह यहां से जब निकलेंगे तो थोड़ा सा बाजार में तेजी आ जाएगी, विशेषकर जो लोग कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बुध का सूर्य के पंजे से निकलना अच्छा रहेगा पहले ही, क्योंकि बुध 3 तारीख को निकल जाएंगे, सूर्य 16 तारीख को आगे आएंगे। जितना बुध और सूर्य का गैप बढ़ता जाएगा, बाजार जो है वो थोड़ा सा खुशनुमा होता जाएगा धीरे धीरे। उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर है जो स्टॉक एक्सचेंज में, सट्टे में, जो वैलिड सट्टा लीगल होता है, मैचों में शर्तें मत लगाने लग जाना पंडित जी की बात सुन के। तो वहां पर बुध ग्रह 3 दिसंबर से आपके लिए फायदा लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बुध और शुक्र सूर्य से आगे निकल जाएंगे तो जाएंगे कहां? ये जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि है देवगुरु बृहस्पति की राशि। वहां पर सूर्य को छोड़कर बुध और शुक्र चले जाएंगे 5 दिसंबर को, बुध चले जाएंगे 3 दिसंबर को। उसके ऊपर गोचर में मेष राशि में बैठे हुए राहु की दृष्टि आ जाएगी। ध्यान से अब समझते जाइए इन बातों को। क्यों लोग कहते हैं कि बड़े लंबे समय से काम नहीं चल रहा, विवाह नहीं सिरे चढ़ रहा, संतान हो नहीं रही, काम बन क्यों नहीं रहा? एक तो यहां पर शुक्र खराब है, जैसे ही आगे निकलेंगे सीधा राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। जो मेष राशि में राहु बैठे हैं उनकी एक दृष्टि पड़ती है सिंह राशि पर, एक तुला राशि पर और एक 9 नंबर धनु राशि पर। तो ये फिर दोनों ग्रह धनु राशि में चले जाएंगे। तो फिर भी आपको ये फिर आगा का काम है, उपाय का काम है कि हमें इन ग्रहों को ठीक कैसे करना है। तो राहु के सामने
भी शुक्र और बुध जाने वाले हैं, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो उपाय का सब्जेक्ट होगा हमारा। लेकिन गोचर के इस सिस्टम को भी हमें समझना ही पड़ेगा। शुक्र की बातें इसीलिए आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि शुक्र ग्रह आज की जो भौतिकवाद है, मटीरियलिस्टिक लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा ही शुक्र है।